इस इस साल की सबसे पहली अक्टूबर में जो न्यूज थी, अक्टूबर मंथ में दो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने देखा होगा। दो न्यूज, खासकर 10 अक्टूबर के बाद। एक तो है नोबेल प्राइज वाली न्यूज, और दूसरी है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी हुआ है और नोबेल प्राइज भी उस साल दिए गए हैं। और आरबीआई ने अपनी जो फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट है वो भी निकाली थी। यानी जो क्या ये नहीं चल रहा है, क्या गड़बड़ करेगा आज ये ये चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको सही करा के करेंगे। हमने कहा था कि बार बार डिस्टर्ब हो रहा है काफी इससे। हमने ये कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का इलेक्शन हुआ है नवंबर में। आपको डेट शायद याद होगी। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बताएं बात आपको कि इलेक्शन ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट, ठीक है, यूएसए प्रेसिडेंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है इस बार का। आपको शायद याद होगा, अगर आपने पेपर देखा होगा, 2019 का यूपीएससी का जो मेंस पेपर हुआ है उसमें जीएस 2 में, ठीक है, यूपीएससी के मेंस जीएस 2 में सेकेंड पेपर में क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, देखिए, वर्ड सिनेरियो से कैसे क्वेश्चन। 2019 का क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस का। इसे कल अल्ताफ कह रहे थे सर मेंस की तैयारी कैसे होगी, तो समझिए कि मेंस का वर्ड सिनेरियो से कैसे क्वेश्चन बनता है। 2019 में उसने क्वेश्चन बनाया सेकंड पेपर में। इसमें क्या था कि क्वेश्चन ये था, व्हाट कैन फ्रांस, हाँ, व्हाट कैन लर्न फ्रांस, ठीक है, फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, secularism approach, from Indian constitution, constitution, constitution approach of secularism, ठीक है, सेकुलरिज्म। तो ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन ये था, व्हाट कैन लर्न फ्रांस फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच ऑफ द सेकुलरिज्म। यानी जो फ्रांस है वो भारत की संवैधानिक सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है, ठीक है। तो अभी आप देखो 2019 में 20 में का देखो, जो वर्ल्ड में जो कुछ भी होता है दुनिया में, जैसे मान लीजिए कि अगर फ्रांस में कोई, अक्सर वो मतलब एक बार आपने देखा था काफी कुछ हुआ था वहां पे, तो खासकर रिलीजन को लेके होता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ड है, तो फ्रांस उससे क्या सीख सकता है। तो मतलब क्या है कि वर्ल्ड का सिनेरियो भी हम हमारे पर प्रभाव डालता है और हमारा भी वर्ल्ड सिनेरियो पर इफेक्ट डालता है। और ये आपको मेंस 2019 में देखने को मिला। तो अब इसमें क्या लिखना था, है ना, अब इसमें क्या लिखना था, इसके लिए आपको सबसे पहले यू हैव टू 100% अंडरस्टैंड अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट, है ना। आपको इसके लिए फ्रेंच गवर्नमेंट का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, हम लोग अभी जो छोटे छोटे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर यूट्यूबर से टीचर बन गए हैं। मैंने देखा एक एसएससी का टीचर है, तो बोलते हैं यार यूएसए पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो उन लोगों को नहीं पता जो यूट्यूबर से टीचर बने, ठीक, जो पीपीटी बना के पढ़ाते हैं लोग। एक बात समझिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ये 2019 में क्वेश्चन नहीं आता।
तो जो वर्ल्ड में सिनेरियो हो रहा है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे पैलेस्टीन हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये रशिया हो, चाइना हो, उसको हमें समझना है। और ऐसा नहीं है ये, मतलब आप सोच रहे हो कि 206 देश हैं तो यार ऐसे कितने के करेंगे, कितने के नहीं करना है। एक बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट कई बार हम बताते हैं, जो चीज न्यूज में है वही एग्जाम में आएगी, है ना। जो चर्चा में है वही पर्चा में। किसी स्टूडेंट ने बोला था हमसे ऑन मतलब ऑनलाइन क्लास में कि सर जो चर्चा में है वही पर्चा में। तो उस बच्चे ने बहुत छोटी सी, बहुत बड़ी बात बहुत छोटे शब्दों में आसानी से बोल दी उसने, उस स्टूडेंट ने, पता नहीं कौन था जिसने हमसे ही बोला था कि सर जो चर्चा में है वो पर्चा में। तो वास्तव में मैं चीज को बहुत रियलाइज करता हूँ, चर्चा का मतलब जो न्यूज में है वही एग्जाम है। अब इतने सारे कंट्री है, मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलरिज्म से केन्या ने क्या सीखा, बुरुंडी ने क्या सीखा, चिली ने क्या सीखा, है ना। मान लीजिए लग्जमबर्ग ने क्या सीखा, तो लग्जमबर्ग, चिली, बुरुंडी ये न्यूज में नहीं है, तो क्यों, है ना। फ्रांस कोई छोटा देश तो नहीं है, फ्रांस से हमारे इतने इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, रफाल हमने वहां से लिया है, बहुत सारी बातें होती हैं। और इंडियन प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि जो 4-5 कंट्री है हमारे रिलेशनशिप में, यूएसए है, चाइना है और रशिया है, फ्रांस है, तो इसमें चौथा या पांचवा देश का नंबर आता है फ्रांस पे, ठीक है। मतलब यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, तो 6-7 ऐसे कंट्री हैं जिनसे हमारे रिलेशनशिप कंटिन्यू रहते हैं। तो जिनसे रिलेशनशिप कंटिन्यू है उनको गवर्नमेंट को समझ लेना एक बार कि गवर्नमेंट कैसे वहां पे रूल करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये इंडिया से नहीं होगा, ये फ्रांस के सिस्टम से समझने से होगा, ठीक है। तो इस तरह से कि मैंने क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया कि आप इस पे नजर रखें, इसलिए मैंने बोला है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, तब समझ पाएंगे हमें क्या पढ़ना है। वरना तो क्या है, अगर हम बात करेंगे किसी अदर कंट्री की, बोले इतना इतना घुसने की क्या जरूरत है सर, इतना थोड़ी आता है। अरे आता है, घुसना नहीं है, सिस्टम समझना है वहां का, ठीक है। तो ये है। तो खैर हम लोग इलेक्शन यूएसए और प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे। देखो इलेक्शन यूएसए और प्रेसिडेंट, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, बात सिर्फ यूएसए की नहीं है, बात चाहे फ्रांस की हो, चाहे यूएसए की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे वो यूके की हो, है ना। जिन कंट्री से हमारे रिलेशनशिप कंटिन्यूटी में रहते हैं, कंटिन्यूटी में हम लोग उनसे कम्युनिकेट करते हैं, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप का, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो या चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो। जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा समझना, थोड़े से भारी शब्द जरूर लग रहे होंगे आपको। जब हम कंटिन्यू उनसे कम्युनिकेट करते हैं फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द जियो पॉलिटिक्स, दोनों के पर्पज हम लोग उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो उनकी चीजों को समझना जरूरी है। कुछ लोग बोल रहे हैं यार, जैसे मीडिया वाले, आज तक वाले दिखाते थे कि अरे यूएसए का इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पे ट्रम्प है, वहां पे बाइडेन है, वहां पे ओबामा है, वहां पे बुश है, दुनिया भर की बातें होती हैं। वो ठीक है, हो सकता है, लेकिन फ्रांस में तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो फ्रांस से भी पूछा है, ठीक है। तो आप ये मत समझना, कभी आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या रीजन है कि जब इलेक्शन, अगर मान लीजिए सूडान में होता है तो हमारा कोई ध्यान नहीं होता है, इलेक्शन अगर अर्जेंटीना में होता है तो हमारा कोई ध्यान नहीं होता है, तो क्या रीजन है जब भी इलेक्शन यूएसए का होता है तो हमारा पूरा फोकस होता है ना। तो ये अगर कोई कॉमन स्टूडेंट होगा वो बोलेगा सर यूएसए तो दादा है, हीरो है, राजा है, पता नहीं क्या क्या, सबका बाप है, ये सारी बातें निकलेंगी, लेकिन सब ये अनपढ़ों जैसी बातें हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें यूएसए के बराबर ही फ्रांस को समझना है, फ्रांस के बराबर ही चाइना को समझना है। ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। हाँ, जो लोग कम पढ़े लिखे मीडिया वाले खासकर, ये जरूर बोलते हैं कि अरे चाइना यूएसए के बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है, ये है, हमारा ट्रेड चलता है,
हमारा ये वो ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। यूपीएससी सबको बराबर समझती है। सर तो इंडिया को भी बराबर समझना होगा सर। तो इंडिया ही तो समझती है, और कौन समझता है? यूपीएससी का मतलब क्या है? यूपीएससी जो हम वर्ड बोल रहे हैं, यूपीएससी का मतलब ये इंडिया गवर्नमेंट है ना। यूपीएस इंडिया का यूपीएससी का मतलब इंडिया, इंडिया का मतलब हम लोग, एक ही बात है। अगर यूपीएससी यूएसए को ना देके क्वेश्चन फ्रांस पे देती है, इसका मतलब है इंडियन गवर्नमेंट, यानी हम लोगों को फोकस करना है सारे कंट्री पे जिनसे हमारी बातचीत होती है, ठीक है। खैर चलिए, अब देखते हैं इलेक्शन ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात कि हाँ, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था 2020 में, दैट वाज इन नवंबर 3rd, ठीक है, नवंबर 3rd नवंबर को हुआ है। और जो प्रेसिडेंट ने वर्क करना शुरू किया है, प्रेसिडेंट ने जो वर्क करना शुरू किया है वो है 20 जनवरी 2021। तो दो डेट इंपॉर्टेंट है कि 3 नवंबर को, 3rd नवंबर को वहां पे इलेक्शन करवाया गया, और 20 जनवरी से नए प्रेसिडेंट वहां पे काम करना शुरू किया, यानी जो जो उनका टाइम स्टार्ट होना था वो 20 जनवरी से था। तो अब हम सिंपल सा समझ लेते हैं। और बेसिक ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे इसको। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक। कैपिटल वाशिंगटन डीसी, कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है। अच्छा, हाउ मेनी स्टेट इन यूएसए? 50 स्टेट हैं। अभी जो नया स्टेट है वो 50 कौन सा बना है? 49 थे अभी। जो नया बना है 50, जो न्यू है अभी, वो है हवाना आइलैंड, हवाना आइलैंड, ठीक है, हवाना आइलैंड। ये पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन। ये यूएसए का नया, क्योंकि जब हम यूएसए इलेक्शन पढ़ रहे हैं तो बेसिक भी समझना पड़ेगा, है ना। तो हवाना आइलैंड में एक, देखो जहां से इंफॉर्मेशन मिले उसको ऐड कीजिए। हवाना आइलैंड में एक वोल्केनो है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। वो इन पूरे वर्ल्ड का 2nd या 3rd एक्टिव वोल्केनो है, वो है मौना लुआ, मौना लुआ है, एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है वहां पर। तो इसको भी कहीं ऐड कर लेना कि मौना लुआ कहां पर है। तो हवाई आइलैंड में, हवाई आइलैंड कहां पे? पैसिफिक ओशियन में है। और हवाई आइलैंड इज द 5th जो है 15th यानी 50वां स्टेट है, ठीक है। बाकी चीजें आपको पता है यूएसए के बारे में। सर यूएस में 50 स्टेट है सर। हाँ तो इस सर न्यू बना है जो स्टेट के नाम दिए हैं सर। हाँ, ये न्यू है, हवाना आइलैंड, हवाना है, हवाना आइलैंड है। ये पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है, ठीक। ये तो बेसिक, बाकी तो आपको पता है। यूएसए के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो इसके वेस्टर्न में पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन है। और इसके नॉर्थ में क्या है? कनाडा है। और इसके साउथ में लैटिन अमेरिकन कंट्री है, लैटिन अमेरिकन कंट्री, ठीक है, लैटिन। थोड़ी सी बेसिक है इंफॉर्मेशन, ये भी कहीं पर लिख ही लीजिए कि यूएसए के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है,
यूएसए, मैंने ज्योग्राफी की बात दिखा दिया। यूएसए के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ में कनाडा है और साउथ में लैटिन अमेरिकन कंट्री है, जैसे निकारागुआ है, पनामा है, कोस्टारिका है, बहुत सारे कंट्री हैं। आप लोग इनको एटलस में जरूर देखना, ठीक है। ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं एटलस में जरूर देखना। अब नेक्स्ट बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट इज द नेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद है इसमें कैपिटल वाशिंगटन डीसी, स्टेट 50 है, सबसे नया ये है, और इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ये है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या आता है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन की। अच्छा, पहले तो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, है ना। पहले तो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट, देखिए अब जो हम बातें बता रहे हैं आपको उनको ध्यान से समझना है और नोट भी करते जाना है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें यूएसए की, है ना, और हम गवर्नमेंट की और हम नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट की बात करें इंडिया की, ठीक है। तो यूएसए में जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम, प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो यूएसए है उसमें राष्ट्रीय पति शासन, शासकीय व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। एक मजे की बात है, मैं कल परसों एक आप लोगों के साथ देखा होगा, मतलब क्या होता है ना, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, छोटी नहीं है। छोटी आप लोगों को लग रही होगी, आप लोग कभी एक झटके में जो अपने सीनियर हैं, अपने जो बराबर के हैं, उन लोगों से पूछेगा कि अच्छा बताओ इंडियन गवर्नमेंट में यूएसए गवर्नमेंट में क्या अंतर है, तो मैं बता रहा हूँ आपके जो बराबर के हैं, जो सीनियर के हैं, उसमें 95% लोग एकदम से नहीं बता पाएंगे, है ना। और आपको क्लियर कट, देखो क्या होता है ना, जब चीज आप लोग सीरियस नहीं लेते। अभी मैं आजकल एक वीडियो देख रहा हूँ, चैनल पे वायरल हो रहा है काफी, किसी ने शायद कोई कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने संबित पात्रा से पूछा है इंडिया में कितने स्टेट हैं, तो बोलते हैं 30, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो आप, उस आदमी को बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया जिसको इंडिया के स्टेट ही नहीं पता कितने हैं। ये बहुत छोटी बात नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट की बात को रखते हैं संबित पात्रा, अब उस आदमी को यही नहीं पता है हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। आप देखना वीडियो पड़ा हुआ है, ये बहुत वायरल, कल मेरे से देख रहा था तो ये सब आ गया था। तो ये सब देख के कपिल शर्मा का शो देखने का मतलब ही नहीं, इन्हीं से एंटरटेनमेंट हो जाता है। हाँ यूट्यूब पे आया था सर। हाँ यूट्यूब पे है, संबित पात्रा एंड इंडियन स्टेट क्वेश्चन। इतना गूगल बहुत स्मार्ट है, डालोगे वो दे देगा आपको, 1 मिनट का वीडियो है, उसको देखना। मतलब आप समझ रहे हो ये सब क्यों हुआ। वो आदमी डॉक्टर है, एमबीबीएस है ना, और मुझे लगता है कि मैं उनको 10-12 साल से देख ही रहा हूँ, है ना। तो क्या है कि बेखबरी में रहते हैं लोग, उनको लगता है कि नहीं ये चीजें थोड़ी पूछ जाएंगे हमसे। तो ये है इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। भारत में यूएसए में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम है, तो याद रखना है। अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे समझिए, इसमें देखिए कि इसमें आप समझेंगे हाँ, प्रेसिडेंट will be head of state and head of government। यहाँ पे समझना दिख रहा है, हाँ, प्रेसिडेंट विल बी हेड ऑफ द स्टेट
एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ देखिए इंडिया में प्रेसिडेंट विल बी हेड ऑफ स्टेट एंड पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर विल बी हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस है। समझ गए मेरी बात कि इंडिया में यूएसए में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का और इंडिया स्टेट का दोनों का हेड होगा, लेकिन भारत में क्या है कि प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द स्टेट। यानी तो अगर कोई जैसे मान लीजिए अगर कोई ट्रीटी होती है इंडिया और मान लीजिए पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए किसी भी कंट्री के साथ, तो वहां पर साइन हमारे राष्ट्रपति के होते हैं ना कि प्रधानमंत्री के। ये बात ध्यान रखना। एक आईएएस ऑफिसर को केवल राष्ट्रपति ही सर्विस से निकाल सकता है क्योंकि इज अ हेड ऑफ स्टेट, इज अ हेड ऑफ स्टेट। इसीलिए प्रेसिडेंट को ही जो डेथ वारंट है उसको डिसमिस करने का राइट दिया गया, डेथ वारंट। समझ गए मेरी बात? फांसी की सजा को माफ करने का जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति को है इंडिया में, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो देश का मुखिया है। मेरी बात समझ गए? देश का मुखिया। अच्छा, सरकार और देश में क्या अंतर है? देखिए, सरकार और देश में अंतर है कि जो एनडीए है, ठीक है, इसको समझिए। एनडीए इज ए गवर्नमेंट, है ना, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और इंडिया तो अलग है ना, इंडिया थोड़ी है, इंडिया मतलब स्टेट। तो हम पॉलिटिक्स में, हम पॉलिटिकल में स्टेट का मतलब कंट्री से मानते हैं। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो केवल एनडीए के मुखिया हैं, देश के नहीं। ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया यहाँ पर यूएसए का। अब देखते हैं इलेक्शन। यहाँ तक तो क्लियर है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यूएसए में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों होता है। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब हम देखते डाउट है हैं। सर। हाँ, इलेक्शन की बात, अब हम बात करते हैं इलेक्शन पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक चीज और है। जैसे हमने कंपेयर की यहाँ पे कि ये हमने किया कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। ठीक है, पार्लियामेंट्री हमने ये डिस्कस किया। अभी दूसरी हमने बात की यहाँ पे प्रेसिडेंट का राइट को लेके, प्रेसिडेंट जो होता है उसके राइट को लेके हमने बात की। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने बात की। लेकिन एक चीज और है, वीटो के राइट को लेके हम बात कर लेते हैं। वीटो को राइट के लेके कंट्री में क्या क्या है, जो आप लिखे उसी बताए। अगर जैसे मान लीजिए वीटो है कि वीटो समझते हैं ना आपको, किसी चीज को रोकने का पावर, वीटो होता है किसी चीज को रोकने का पावर। अब यूएसए में क्या है, देखो, जब यूपीएससी तैयारी करने आया था ना, तो एक टीचर थे, सर हैं, अभी भी हैं वो, तो पढ़ाते थे मुझे। तो वो हमेशा एक इंडियन पॉलिटिक को यूएसए से कंपेयर करते थे। थोड़ा बोरिंग लगता था। 2006 या 5 की बात है। उस समय इतना इंटरेस्ट तो नहीं था लोगों को, ना इतना मीडिया थी, ना हम जानते थे। कौन जानता था, बस नाम सुना तो कोई बुश हैं, जॉर्ज बुश। उस समय जॉर्ज बुश हुआ करते थे। तो इतना मजा नहीं आता था। बोले यार क्या दिन हुआ था, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री वो बता रहे हैं यूएसए के बारे में। तो ये अभी आप समझ गए, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन वहां बच सकता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस वीटो पावर इंडियन प्रेसिडेंट एंड द यूएसए प्रेसिडेंट।
दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो समझिए कि वीटो पावर जो है, वीटो पावर में वीटो जो पावर है यूएसए में, द पावर इनेक्टेड बाय द कांग्रेस बाय 2/3। मान लीजिए अगर मान लीजिए अभी बाइडेन है, ठीक है, अभी जो बाइडेन है वो प्रेसिडेंट है, मेरी बात समझना ध्यान से। अगर बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट है, अगर बाइडेन किसी डिस्प्यूट को लेके या किसी डिसीजन पर वीटो करते हैं, मान लीजिए ये बाइडेन है, ये किसी डिसीजन पर वीटो करते हैं, वीटो करते हैं, ध्यान रखना। इस वीटो को इनेक्टिव मतलब डिसमिस कर सकता है कौन? कांग्रेस। इस वीटो को खत्म कर सकता है कांग्रेस। कहां का? यूएसए का, बाई 2/3 मेजॉरिटी। ये ध्यान रखना, मेरी बात समझ गए कि वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए may be dismissed by the Congress by the 2/3। अगर मान लीजिए बाइडेन ने किसी पे वीटो कर दिया और कांग्रेस ने उस वीटो के अगेंस्ट में 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया तो वो इनेक्टिव हो जाएगा, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहेगा वीटो का, ठीक है। तो ये है, तो जो वीटो पावर है, वीटो राइट है प्रेसिडेंट का, वो डिसमिस किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। अब कांग्रेस क्या है जानते हैं? बताओ गुड्डू, कांग्रेस क्या है? सर दूसरा हमारा अपर हाउस है सर, लोअर हाउस अपर हाउस, वो लोअर हाउस है सर। सचिन बताओ, नाजका कांग्रेस। सर पता नहीं सर है। वहाँ पे जो इलेक्शन जो लोग जीतते हैं, जो पार्लियामेंट में वहाँ के रहते हैं, उन लोग को कांग्रेस बोलते हैं। देखिए समझिए बात को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, भारत में बोलते हैं सांसद, है ना, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया में, ठीक है। इसको बहुत बेसिक समझिए, इंडिया में कहते हैं ये, और वहीं यूएसए में कहते हैं सीनेट, सीनेट कहते हैं, सीनेट, सीनेट कहते हैं यूएसए में। ये बात आ गई जो लोग इलेक्ट होते हैं। सीनेट का मतलब संसद को कहते हैं सर, हाँ संसद को कहते हैं सर, सीनेट सर यूएस में। हाँ, वही तुम कह रहे हैं, इंडिया में एमपी या सांसद कहते हैं, उसी तरह से यूएसए में सीनेट कहते हैं उनको, ठीक है, सीनेट कहते हैं। अब इंडिया में पार्लियामेंट है, ठीक है, इंडिया में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मतलब होता है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। इस पार्लियामेंट को इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं और यूएसए में कांग्रेस कहते हैं उसको, ठीक है, यूएसए में कांग्रेस कहते हैं, ये ध्यान रखना है, यूएसए में कांग्रेस कहते हैं। तो दोनों को मिला के पढ़ो ना, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में भी। तो कांग्रेस का मतलब है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जैसे अपर हाउस लोअर हाउस इंडिया में वैसे, तो ये ध्यान रखना है कांग्रेस। तो कांग्रेस का मतलब ये है, यानी बहुत सिंपल वर्ड में कहें तो यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, बस, ठीक है, यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और वहां के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको सीनेट कहा जाता है, ये है। तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया वीटो पावर ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में वीटो पावर क्या है? इंडिया में जो यूएसए का वीटो पावर है वो दो तरह का है। वो इंडिया में इंडियन प्रेसिडेंट वीटो पावर दो तरह का है, ठीक है। वो किसी चीज को सस्पेंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सस्पेंड, हाँ, सस्पेंसिव है, सस्पेंसिव वीटो पावर है, ठीक है, वीटो पावर। और जो है पेंडिंग वीटो पावर है, पेंडिंग वीटो पावर। पेंडिंग वीटो पावर का मतलब है इनडिफिनिट, इनडिफिनिट मतलब अनिश्चितकालीन। तो ये चीज ध्यान रखना है।
इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो पावर। देखो क्या होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट एक ये है कि हर बिल प्रेसिडेंट पॉकेट पावर यूज करता है। पॉकेट पावर का मतलब ये होता है, अच्छा जैसे मान लीजिए कोई, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे देखो पूरा पॉलिटिक्स हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम बढ़ नहीं रहे हैं कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। सस्पेंसिव वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर राज्यसभा लोकसभा ने कोई ऐसा बिल पास कर दिया, ठीक है, बिल पास कर दिया और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बिल पास कर दिया जो प्रेसिडेंट को सही नहीं लग रहा है, तो वो उस बिल को साइन नहीं करेंगे, उसको खारिज कर देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं सस्पेंसिव पावर, सस्पेंड कर देंगे उसको। दूसरा पावर है कि उस बिल को अपने पास रख लेंगे। एक जब पता नहीं अजमल आमिर कसाब की फाइल थी या किसी और की थी, तो कलाम साहब से ये मतलब ये गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अजमल आमिर था या फिर शायद कश्मीर का कोई था, तो किसी की फाइल थी फांसी की, ठीक है, तो उसकी फाइल जो है वो होम मिनिस्ट्री से प्रेसिडेंट के पास भेज दी गई है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना था। और एक दिन जब कलाम साहब ने किसी फंक्शन में उन्हें किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि सर हम उनकी फांसी का कब तक इंतजार करेंगे, सर का ये कासिम का ये मतलब यही था, ठीक है, ये कसाब था, तो प्रेसिडेंट ने बोला, मतलब कलाम साहब ने बोला कि हमारे पास फाइल आई ही नहीं है, हमारे पास फाइल आई नहीं, तभी गवर्नमेंट ये कह रही थी कि फाइल वहां पहुंच गई है। और खुद प्रेसिडेंट, क्योंकि कलाम साहब तो झूठ बोलते नहीं है, उनका क्या कर लोगे, है ना, क्या करोगे उनका, तुम प्रेसिडेंट से हटा दोगे, हटा दो, प्रेसिडेंट से पर से बहुत बड़े हैं वो, तो क्या फायदा उससे। तो वो तो उन्होंने बोल दिया था कि कसाब की फाइल हमारे पास पहुंची ही नहीं है, हम साइन क्या करें, रिजेक्ट क्या करें। सर हम्म, अफजल गुरु की फाइल, अब्दुल, अफजल गुरु, हाँ मतलब किसी की फाइल, वही नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अफजल गुरु या इनकी किसी, हाँ अब्दुल गुरु की रही होगी। तो मेरा मतलब कहना क्या है कि अगर कोई बिल पार्लियामेंट पास करके प्रेसिडेंट को भेज देता है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको तुरंत साइन कर देंगे, प्रेसिडेंट चाहे तो 2 दिन बाद करेंगे, प्रेसिडेंट चाहे तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी तक पेंडिंग रख सकते हैं। अनिश्चित कभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए कितना वक्त होता है, 5 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या इंडेफिनिट, कुछ भी हो सकता है। तो एक ही बात है, चाहे तो बिल को कभी पास नहीं करेंगे, अपना मर्जी है सर। हाँ मर्जी है। और जी ये सबसे खतरनाक होता है, ये सबसे खतरनाक होता है, मालूम क्यों? अच्छा बता सकते हैं ये ज्यादा खतरनाक क्यों हो जाता है पावर? तो पता ही नहीं चलता दस्तखत देगा कि नहीं देगा। मतलब अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया और उसको रिजेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो दोबारा तो उसको ले जा सकते हैं पास करके, अब वो पास ही नहीं कर रहे हैं, अब दोबारा कैसे करें? नया बिल तभी तो लाएंगे ना जब प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देंगे, और प्रेसिडेंट अगर लगता है कि नहीं ये बात गलत है, तो वो पेंडिंग में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं पेंडिंग वीटो पावर, इसको हिंदी, हाँ, नो कन्फर्मेशन। तो इसको इसको हिंदी में कहते हैं जे बी पॉकेट, ऐसा कुछ है, जे पॉकेट कुछ करके है, तो ये ठीक है। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है कंफर्म, अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो दोबारा उसमें इंप्रूवमेंट करके उसमें चेंजेस करके दोबारा लेके आएंगे बिल, दोबारा भेजेंगे, वो वापस ही नहीं कर रहे हैं, तो वो मामला ही खत्म हो गया। तो ये सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट का समझ गए होंगे आप लोग कि इंडिया का गवर्नमेंट कैसा है, प्रेसिडेंट का वीटो पावर में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट्स द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द यूएसए प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट। हम इंडिया के भी कंपेयर करते चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इलेक्शन process in
यूएसए, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिया की भी बात कर लेंगे, इधर इंडिया की बात करेंगे और इधर हम यूएसए की बात करेंगे, थोड़ा सा समझ जाएंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इंडिया के, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 56 तक, शायद हाँ 55 तक अपॉइंटमेंट, उसके इलेक्शन की बात की गई है, ये भी ध्यान रखना। कभी आपसे क्वेश्चन बने इंडियन प्रेसिडेंट दैट इज द इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस है इलेक्शन। अच्छा ये ऊपर ज्यादा हो गया, रिफ्लेक्शन हो रहा है। हमने बोला था इलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस वहां पे बोला है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट, ओके ना चुका। तो आर्टिकल ये ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या कर सकता है, 52 से 54 है ना, 55 अगर पूछेगा कि विच आर्टिकल इज रिलेट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 52 से लेकर 55 तक कोई भी होगा तो वो प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेट करता है। ठीक है, अब हमने कहा कि यूएसए का और इंडिया का क्या है। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट देख लीजिए। पहली रिक्वायरमेंट है कि मस्ट बी नेचुरल बोर्न सिटीजन, ठीक है, मस्ट बी नेचुरल बोर्न सिटीजन, ठीक है, सिटीजन। पहली बात कि वो नेचुरल बोर्न सिटीजन होना चाहिए, है ना, वो नेचुरल बोर्न सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है, सेम चीज यहाँ पर भी है कि प्रेसिडेंट वही बन सकता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक हो। यहाँ भी है, इंडिया में भी, जहाँ चेंजेस होगी वहां पे लिखोगे। उसके बाद है एटलीस्ट 35, ठीक है, एटलीस्ट 35 इयर्स ओल्ड, हाँ इयर्स ओल्ड। ये बात ध्यान रखना है कि कम से कम, सेम चीज यहाँ पर भी है, तो 35 साल एज होनी चाहिए, इंडिया में भी है, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल होनी चाहिए वहां पे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से क्या गलत है। अब देखो आप समझ रहे हो, इंडियन के बारे में भी समझ रहा है, मतलब आप ये मत समझना कि आप सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की बात कर रहे हो। अब इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया से क्वेश्चन आते हैं तो भी समझो कि भारत का नागरिक होगा, उसकी उम्र 35 साल होगी और ये 50 to 55 तक होंगे। उसके बाद है, नेक्स्ट क्या है कि पार्टी मेंबर, ठीक है, पार्टी मेंबर गेट्स ए नॉमिनेशन फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, यानी जो पार्टी के लोग हैं वो प्रेसिडेंट के नाम का अनाउंस करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में बीजेपी अपने प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस करती है, कैंडिडेट का, और कांग्रेस अपने अभी जो लास्ट ईयर कौन किया था, किसका नाम था इनसे पहले, कोविंद जी के अगेंस्ट में कांग्रेस ने किसको किया था पता है आपको? मीरा कुमार को,
मतलब जो अभी श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, इनके अपोज में, इनके अगेंस्ट में कांग्रेस ने मीरा कुमार को खड़ा किया था। तो मतलब क्या है, द पार्टी मेंबर नॉमिनेट कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल सीट, ठीक है। तो पार्टी मेंबर, ठीक है, पार्टी मेंबर नॉमिनेट a candidate for the election, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी है, भारत में भी होता है कि पार्टी के लोग हैं वही नाम रखते हैं, भाई देखो हमारा ये होगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद है यहाँ पे क्या होता है कि इस पार्टी हैज ए national wide convention, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है क्या? नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? जब यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो नेशनल वाइड कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन यानी जो प्रचार है, जो कह सकते हैं एक तरह से वोटिंग मांगने की प्रक्रिया है, वो नेशनल वाइड होती है, पूरे कंट्री में होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। कभी आपको ऐसा देखा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ हो और लोग डिस्ट्रिक्ट में वोट मांगने गए हो? नहीं, ऐसा इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। तो कन्वेंशन है वो इंडिया में नेशनल वाइड नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में और है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अगला वाला पॉइंट क्या है। देखो एक खास बात ये है कि मान लीजिए कि यूएसए में जिसको नॉमिनी बनाया गया, जिसको नॉमिनेट किया गया फॉर द कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ध्यान समझिएगा, यूएसए में जिस कैंडिडेट को प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन किया जाता है वो कैंडिडेट अथॉरिटी रखता है फॉर द नॉमिनेट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। मेरी बात समझ गए? अगर मान लीजिए कि यूएसए की पार्टी ने बाइडेन को एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया था, तो बाइडेन के पास ये अथॉरिटी थी, ही कैन अनाउंस द नेम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देन ही अनाउंस द नेम ऑफ कमला हैरिस। उन्होंने कमला हैरिस का नाम अनाउंस किया। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट का नाम है वो कोई सीनेट या कोई कांग्रेस या कोई रिप्रेजेंटेटिव हाउस नहीं करते हैं, ना कोई इलेक्टोरल करता है, ना कोई वोटर करता है। वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट वही, वाइस प्रेसिडेंट वही बनेगा जिसको प्रेसिडेंट चाहेंगे। तो बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम नॉमिनेट किया था और उनका इलेक्शन भी नहीं होता है। जैसे अपने इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, बट यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। यूएसए प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द वाइस प्रेसिडेंट, उसमें कोई दौड़ किसी का नहीं होता है। ये नहीं कि जैसे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के लिए लोग अपॉइंट किए जाते, मतलब इलेक्शन होता है ना, वैसे वहां पे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, ठीक है, लिख लीजिए प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, ओके, nominees has announced his
and her choice for the vice president. Choice for the vice president. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो मतलब आप समझ इंडिया का भी देख रहे हो, वहां का भी देख रहे हो, तो ये दोनों चीज एक साथ चल रही हैं कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनी अनाउंस हिज हर द चॉइस फॉर द प्रेसिडेंट कैंडिडेट, है ना। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति महिला है तो बाहर आएगा, वो आप समझते हैं, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, हाउ टू कास्ट द वोट इन यूएसए। सुन लीजिए पहले, जितने भी सिटीजन ऑफ यूएसए हैं, दे कास्ट द वोट, वो लोग अपना वोट डालते हैं, बट नॉट फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंशियलशिप। प्रेसिडेंशियलशिप के लिए वोट नहीं डालते, वो लोग वोट डालते हैं इलेक्टोरल सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रोड्स के लिए, ठीक है। जैसे अपने यहाँ एमएलए एमपी होते हैं, उसी तरह से वहां पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। तो कभी आप ये मत समझना कि वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां का जो सिटीजन है, वो उसने सीधे बाइडेन को वोट दिया होगा, ऐसा नहीं है, वो बाइडेन को वोट नहीं देते हैं। तो पीपल ऑफ यूएसए कास्ट द वोट फॉर द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है सीनेट, जिसको बोलते हैं सीनेट्स, उनको वो लोग वोट डालते हैं। सिंपल आ गया। अब वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कास्ट करती है प्रेसिडेंशियलशिप कैंडिडेट के लिए। अब जिसकी मेजोरिटी होती है उसको कैंडिडेट्स वो प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर वो मेजोरिटी नहीं आती है किसी की, उस समय क्या होता है, ध्यान समझिए इस पॉइंट को, मैं लिखाऊंगा बस समझा दे रहा हूँ। पहली बात, यहाँ पहला पॉइंट हमने किया कि यूएसए की जनता सीधे राष्ट्रपति कैंडिडेट को वोट नहीं करती है, वो करते हैं सीनेट या इलेक्टोर्स के लिए, ठीक है। और वो इलेक्टोर्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है, हम किसको वोट देते हैं, एमएलए या एमपी को, और वो लोग किसको वोट देते हैं, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को, यही होता है। तो सेम चीज वहां पे है। अगर मान लीजिए मेजोरिटी नहीं आती है यूएसए के केस में, तो प्रेसिडेंट को कौन चूज करता है, तो उस समय चूज करता है कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब संसद, ठीक है, संसद चूज करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट को कौन चूज करते हैं, सीनेट्स। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, अगर मेजोरिटी नहीं आती है तो वाइस प्रेसिडेंट को सीनेट चूज करते हैं, और जितने सीनेट्स हैं सभी वोट करेंगे उसी कैंडिडेट को, और जो कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ये चीजें हैं, ठीक है, जो जिसको वो चुन लिया। तो खैर ये है। तो पीपल ऑफ यूएसए cast the vote for the electors vote for इलेक्टोर्स को वो करते हैं। तो टोटल इलेक्टोर्स कितने हैं, टोटल इलेक्टोर्स कितने हैं, टोटल दैट इज 538 है, ठीक है। और 538 में किसी को भी कितने मिल जाते हैं, 270 guess that he will be president, ठीक है, ये ध्यान रखना। टोटल कितने हैं इलेक्टोरल,
538 और किसी को 270 मिल जाते हैं तो वो एज ए प्रेसिडेंट हो जाता है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में अलग कंडीशन है। इंडिया में लिख लीजिए मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, है ना, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली वोट फॉर द प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है। तो ये में भी उसी तरह होगा सर? हाँ, इसी तो नाम चेंज है, बस ये कि यहाँ पे हम लोग पूरा घोषित कर देते हैं, वहां पे ये है। तो भारत में राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर और विधानसभाओं से जो जो हमारे विधानमंडल हैं, स्टेट असेंबली है, वहां से तो सारे लोग मिलकर प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, है ना। लगभग चीजें वही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ इलेक्टोर्स बोलते हैं और यहाँ पर एमपी है ना। बस ये है, फर्क ये है कि जब इस इंडिया में इतनी सारी असेंबली हैं, उनके सारे वोट का कॉस्ट, उसके बाद प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का कॉस्ट, उसके बाद मेंबर ऑफ राज्यसभा के वोट का कास्ट, तो इस सारी चीजों को निकल के, लेकिन लगभग चीजें सेम है। तो ये था आपका पूरा इंडिया और यूएसए का इलेक्शन। अब आप समझ गए होंगे कि अचानक से कमला हैरिस कहां से आ गई, है ना। तो कमला हैरिस लाने का जो एक रास्ता है वो बाइडेन के द्वारा खुला, और बाइडेन को, यानी जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होता है, उसको ये राइट होता है कि वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सके, ठीक है। तो ये था वाइस प्रेसिडेंट, है ना। हमें लगता है कि टाइम भी हो गया है, और कल हम लोग अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ, अल्ताफ, गुड्डू, नाजुका, सचिन। सर एक है सर, बताओ। जो भी सर यूएस के बारे में बताए हैं वो सब इंडिया में भी उसी तरह होगा सर? हमने इधर कंपेयर किया है, हमने बोला कि इधर इंडिया का बताया था, इधर लगभग सेम चीज है, बस एक चीज में डिफरेंस है। मतलब जी, वो जो लास्ट वाले में 2 पॉइंट बताए हैं। एक तो हमने ये पॉइंट बताया कि जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है तो नेशनल वाइड कैंपेनिंग होती है। मतलब जब बाइडेन का जब बाइडेन का इलेक्शन हो रहा था या ट्रंप का, तो पूरे देश में कैंपेनिंग हो रही थी। उस तरह इंडिया में नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो हम वहां पे सिर्फ इलेक्टोर्स होते हैं, यहाँ पे 3 लोग वोट करते हैं, स्टेट असेंबली इंडिया में, और स्टेट राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। नाजुका का क्या क्वेश्चन है सर? हाँ सर, डू वी हैव राइट टू क्वेश्चन अबाउट द पेंडिंग वीटो? नहीं, हम प्रेसिडेंट से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट का ये अपना उनका स्पेशल राइट है, गवर्नमेंट ये नहीं कह सकता है कि आप कब तक दोगे, ये उनका अपना। वीटो पावर का मतलब ही क्या होता है? वीटो पावर का मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है उसके बाद, है ना, हम अपना वीटो पावर यूज करेंगे। ब्रह्मा, प्रेसिडेंट से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति सर? हाँ ठीक है नाजुका, क्लियर? वी हैव नो राइट टू क्वेश्चन अबाउट द पेंडिंग वीटो, ठीक है। वो कितनी देर, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे कल करेंगे, और वो भी अच्छा टॉपिक है, वो है मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस पर हम बात करेंगे कि आरबीआई ने जो रेट रखा था, क्योंकि ये भी उसी समय की न्यूज आई थी, तो कल हम लोग इस पर बात करेंगे। और इस पे जो क्वेश्चन बनेगा मॉनेटरिंग पॉलिसी से, मॉनेटरिंग पॉलिसी कमेटी से, अभी आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन बनेगा। यूपीएससी बनाएगा, हु अपॉइंट द मॉनेटरिंग पॉलिसी कमेटी मेंबर। आप लोग देखिएगा, हम कल तो बताएंगे।
by the RBI governor, by the president of India, by the government who appoint the member of the committee। ठीक है, आपको देखना है, समझना है, ये अक्टूबर का न्यूज है। तो कौन है जो कमेटी के मेंबर को अपॉइंट करता है? क्या आरबीआई गवर्नर करते हैं, क्या प्रेसिडेंट करते हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है? ठीक है, कल हम लोग इसी टॉपिक को करेंगे। अभी मिलते हैं हम लोग हिस्ट्री के लिए 2:15 बजे। सर मेरा क्वेश्चन प्रेसिडेंट के रिलेटेड है सर। सर जब वो इनडायरेक्टली चुनते हैं तो फिर उनको कंपेनिंग करने की क्या जरूरत है सर? कंपेनिंग करने प्रेसिडेंट को देखिए, प्रेसिडेंट को जब वो चुनते, हाँ बताइए। जैसे मान लीजिए हमारे जो एमपी इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ठीक, जनरल इलेक्शन जो होते हैं, उस समय प्रधानमंत्री भी जाते हैं, है ना। अब जैसे वेस्ट बंगाल में पीएम कितनी बार गए, तो पीएम को तो वोट नहीं करेंगे वो लोग। फाइनल जो फेस है वो जो प्रेसिडेंट है उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि हम वहां पे सीनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हमें हमारा जो टिकट है वो किस प्रेसिडेंशियल पार्टी से मिला है हमें, तो उसके लिए प्रेसिडेंट तो नॉमिनेट करता ही है ना, कन्वेंशन तो करेगा ही। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ जो पीएम का इलेक्शन होता है उसके लिए तो होता है ना, कंपेनिंग होता है सर लेकिन वहां पर एक डिफरेंस है सर। देखो एक ही पार्टी से दो, जैसा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो पार्टी है सर, 2 पार्टी सिस्टम। सर एक पार्टी से 4 मेंबर वो इलेक्ट होके आते हैं, यानी कि प्रेसिडेंशियल रेस में लग जाते, तो फिर वो एलिमिनेट कैसे होते हैं सर? मतलब देखो, जैसे क्या होता है कि वो प्रेसिडेंशियल शिप के लिए एक ही अपॉइंट किया जाएगा ना मेंबर। जी सर, लेकिन वो एक ही पार्टी से 4 वो उठ रहे हैं, जैसा कि डेमोक्रेटिक में 4 या रिपब्लिक में 4 वो हो रहे हैं अपोजिशन में। वो हाँ, डेमोक्रेटिक के साथ हो रहा है। वो ये होता है कि अब उसमें ये है कि इलेक्टोरल किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ये होता है। इलेक्टोरल जो है किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग कल इस पे बात कर लेंगे, क्योंकि अभी 2:15 बजे हम लोगों को फिर आना है। ठीक है, कल हमारा टाइम रहेगा पूरा।